अच्छा जी, ये हम आ गए क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 है जी, फिगर 1.1 shows a water skier pulled horizontally across the water surface. The mass of the water skier is 60 kg. The gravitational field strength is 10 Newton per kg. Calculate the weight of the water skier. वो कह रहे हैं कि आप बताएं कि इसका जो वेट है वो क्या होगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ अगर नहीं गिवन होगी तो हम उसको 9.8 लेंगे, लेकिन अगर गिवन होगी तो जो गिवन होगी हम वही लेंगे। सो जी विल बी टेकन टू बी 10 न्यूटन पर के जी, सिंस इट इज गिवन। जो गिवन होगा बस वही लेंगे। अच्छा, अब जो वाटर स्कीयर का वेट होगा वो हो जाएगा W इज इक्वल टू एम जी। अब M हो जाएगा उसका 60 kg, और जो उसका G है वो हो जाएगा 10। तो आंसर आ जाएगा 600 न्यूटन। तो ये वेट हो जाएगा 600 और यूनिट होगा न्यूटन। यूनिट नहीं गिवन होगा तो वी आर सपोज टू राइट दैट। अच्छा, अब हम आ गए नेक्स्ट पार्ट पे। Mass and weight have different units. Two other differences between mass and weight. अच्छा, mass और weight जो है इनके यूनिट्स तो हैं ही डिफरेंट। आपने इनके कोई दो और डिफरेंसेस भी बताने। तो इनके दो और डिफरेंसेस हो सकते हैं कि मैस जो है वो स्केलर है और जो वेट है वो वेक्टर है। यूनिट तो हो गया डिफरेंट। तो एक तो डिफरेंस ये हो गया कि मैस हो गया स्केलर और वेट हो गया वेक्टर। दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि मैस जो है वो हर जगह सेम रहता है और वेट जो है वो डिफरेंट जगहों पे वेरी कर सकता है। तो पहला डिफरेंस ये हो गया कि मैस इज अ स्केलर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं होती ना। एंड वेट इज अ वेक्टर। एक और डिफरेंस ये हो गया कि रिमेन्स mass remains same everywhere, irrespective irrespective of a change in g और gravitational field strength। a change of g। अच्छा, g कब चेंज होता है? जब हम डिफरेंट planets पे जाते हैं। a change of g will change the weight. So mass is same everywhere, while a change of g will change the weight. So this is the difference. अच्छा, अब हम आ गए जी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे। A boat pulls the water skier to the right with a horizontal force of 50 Newton. The water skier travels at a constant speed. Explain in terms of horizontal forces acting why the speed is constant. वो कह रहा है कि हॉरिजेंटल फोर्सेस की टर्म्स में आप बताएं कि उसकी स्पीड कांस्टेंट क्यों है। तो हम कहेंगे कि उस पे जो रोप का पुल है और जो वाटर का ड्रैग है, देखिए उस पे जो फॉरवर्ड फोर्स है, उस पे फॉरवर्ड फोर्स है रोप की टेंशन। रोप की टेंशन इज द फॉरवर्ड फोर्स, और वाटर का जो ड्रैग है वो उस पे है बैकवर्ड फोर्स। तो ये जो ड्रैग फोर्स है ये है बैकवर्ड फोर्स। तो जहरी सी बात है उस पे जो टेंशन है रोप की और जो ड्रैग फोर्स है वाटर की वो इक्वल होंगे, तो रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगी और उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि द फॉरवर्ड फॉरवर्ड होता है जो मोशन की डायरेक्शन में होता है। द फॉरवर्ड फोर्स ऑफ टेंशन in the rope becomes equal। वो कह रहे ये हो चुका है। तो the forward force of tension in the rope is equal to the backward
drag force of water making the resultant force zero, मेकिंग द रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स ज़ीरो। तो इस तरह रिजल्टेंट या नेट फोर्स क्या हो गई है, ज़ीरो हो गई है। ठीक है, तो अब हम आ गए जी नेक्स्ट पार्ट पे। द हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्टिंग टू द राइट इंक्रीजेज फ्रॉम 50 टू 70। द साइज ऑफ एनी अदर फोर्सेज आर अनचेंज्ड। कैलकुलेट द एक्सलेरेशन ऑफ द वाटर स्कीयर। अच्छा, ये अब इसमें ये बात समझनी है कि जब वो 50 न्यूटन थी तो ये तो उस वक्त तो इक्विलिब्रियम था, उस वक्त वो कोई एक्सलेरेशन नहीं था। तो यूं करते हैं, जब इंक्रीज से पहले क्या सिचुएशन थी तो इंक्रीज के बाद क्या सिचुएशन है। सो बिफोर इंक्रीज, बिफोर इंक्रीज और आफ्टर इंक्रीज। तो फोर्स जब हमने इंक्रीज नहीं की थी तब क्या था, और जब इंक्रीज किए तब क्या है। तो पहले फोर्स थी 50 न्यूटन, तो आगे की तरफ कौन सी फोर्स है, टेंशन। तो जो रोप में टेंशन है वो उस वक्त पे थी 50 न्यूटन इनिशियली थी, और हमें पता है कि इनिशियली फोर्सेस वर बैलेंस्ड। तो उस वक्त जो ड्रैग फोर्स होगी वो भी होगी, ड्रैग फोर्स वाज आल्सो 50 न्यूटन। इसको हम डी कह देते हैं। अच्छा, अब उसने क्या किया है कि टेंशन को तो इंक्रीज कर दिया है लेकिन ड्रैग फोर्स अनचेंज्ड है। तो टेंशन कितनी हो गई है, नई वैल्यू है टेंशन की 70 न्यूटन, जबकि जो ड्रैग फोर्स है वो अनचेंज्ड है। ड्रैग फोर्स अभी भी 50 न्यूटन है। अच्छा, उसका मैस कहाँ पे गिवन है, कहीं ना कहीं गिवन होगा ना। उसका मैस है 60 kg। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स। मोशन की डायरेक्शन में जो फोर्स होगी वो फॉरवर्ड, और जो मोशन के अगेंस्ट फोर्स होगी वो बैकवर्ड। अब ये एरो है मोशन की डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट फोर्स जो है, एफ रिजल्टेंट फोर्स होता है, वो होगी टेंशन। टेंशन है फॉरवर्ड फोर्स ना, जो मोशन की डायरेक्शन में है वो फॉरवर्ड है। तो टेंशन माइनस ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू एम ए। तो अगर हम एक्सलेरेशन को सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो बन जाएगा टेंशन माइनस ड्रैग फोर्स ओवर मैस। तो टेंशन हमें गिवन है 70 न्यूटन, ड्रैग फोर्स हमें गिवन है 50 न्यूटन, और जो मैस है उसका वो है 60। तो ये बन जाएगा हमारे पास 20/60। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/3। ये हमारे पास बन जाएगा 0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सलेरेशन। ओके जी बेटा।